नमस्कार, मैं हूं मनोज। और आज के इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि इतना शांत रहने वाला जो लद्दाख था, वो इतना अशांत कैसे हो गया। और ये अशांति की वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा बवाल हो गया, और इस बवाल के क्या कारण हैं। इस बवाल में 3 पक्ष हैं। पहला पक्ष है वहाँ की जनता और उस जनता को लीड करने वाले लीडर्स। दूसरा जो पक्ष है वो है भारत की सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। और तीसरा जो पक्ष है वो है आम जनता। आम जनता जो है अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी राय दे रही है। किसी को कोई मामला समझ में आ रहा है, किसी को कोई मामला नहीं समझ में आ रहा है। तो आज हम रियलिटी में ये समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार क्या कह रही है, वहाँ के जो नेता हैं, जो लीडर्स हैं, यानी वहाँ की जो जनता है वो क्या कह रही है, और जो आम लोग हैं उनके प्रति उनकी राय क्या है। बिना हम दोनों पक्षों को जाने हुए ये कैसे कह देते हैं कि नहीं ये सही है, सरकार को ऐसा करना चाहिए, और जो जो लोग उसको लीड कर रहे हैं, जो लीड करने वाले लोग हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वाला करना चाहिए। तो हमें दोनों पक्षों को ध्यान से सुनना चाहिए, कौन क्या कह रहा है, किसके लिए क्या प्रॉब्लम है, वहाँ के लोगों को क्या प्रॉब्लम है, और जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसके लिए क्या प्रॉब्लम है। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो लद्दाख है उसकी जो अपने भारत के मैप में उसकी जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, और एक्चुअल में वो कहाँ पे है, और उसको वो विवाद जो है वो कहाँ पे हुआ है। तो ये हमारे बोर्ड पे ये जो मैप है, और जो यहाँ पे रेड कलर का दिख रहा है, ये लद्दाख है। जो रेड कलर वाला एरिया है ये लद्दाख है, और यहीं पे ये विवाद चल रहा है। ये विवाद जो है यहीं पे हुआ है। अब समझते हैं कि विवाद को समझने से पहले हम जो है यहाँ क्या इतिहास समझने की कोशिश करते हैं कि प्रीवियस में ये कैसा कैसा रहा, इसका इतिहास कैसा रहा। तो सबसे पहले हम चलते हैं नियोलिथिक एज में, यानी जो कृषि क्रांति वाला ये एज था। कृषि क्रांति का जो युग था, यहाँ पे कृषि तो नहीं थी, कृषि उतनी नहीं थी। उसका कारण क्या है कि ये कोल्ड डिजर्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ की ज़मीनें जो है बहुत शुष्क हैं, उपजाऊ नहीं है बिल्कुल भी, और पेड़ों की जो संख्या है वो भी बहुत कम है। बड़े पेड़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि बहुत ज़्यादा बर्फबारी, और दूसरा रीज़न है कि ऑक्सीजन के लेवल का कम होना। जहाँ पे ऑक्सीजन के लेवल कम होते हैं वहाँ पेड़ों का ज़्यादा बड़ा हो पाना बहुत मुश्किल होता है, उनकी लंबाई नहीं बढ़ती है। और कुछ पेड़ पौधे जो होते भी हैं, जब बर्फबारी होती है और वहाँ पे जब जम जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि वो सब सारे सूख जाते हैं, मर जाते हैं, और उनकी जो शक्ति होती है, जो ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति होती है, वो धीरे धीरे करके कम हो जाती है। तो ये कोल्ड डिजर्ट है। जैसे हमारे यहाँ जो राजस्थान में जो रेगिस्तान है वो क्या है, गर्म डिजर्ट है। और जो लद्दाख वाला जो इलाका है ये क्या है, कोल्ड डिजर्ट है। ये जो न्योलिथिक एज था, यहाँ पे कृषि क्रांति तो हुई, लेकिन कृषि क्रांति में ज़्यादा खेती किसानी तो नहीं हुई, लेकिन पशुपालन हुए। और इसके साक्ष्य जो है बहुत सारे वहाँ के जो पत्थर हैं उन पत्थरों में बहुत सारी आकृतियाँ बनी हुई हैं, बहुत सारे एनिमल्स की आकृति बनी हुई है। जो लोग घूमने जाते हैं वो उस चीज़ को देखते हैं, और उसके प्रमाण जो हैं हमारे बीच में अवेलेबल हैं। तो ये और नियोलिथिक एज ऐसा था, इससे पहले मानव जो है ज़मीनों के लिए लड़ाई नहीं करता था। उसका रीज़न क्या था, वो लड़ाई उससे पहले केवल भोजन के लिए थी। जहाँ जहाँ ये इंसान जाता था, अगर एक जगह भोजन खत्म हो जाता था तो दूसरी जगह चल देता था। इसी टाइम में पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे ये मानव गया, वहाँ पे वहाँ वहाँ पे बस्तियों का निर्माण हुआ। यहाँ पे भी जो गांव और बस्तियां हैं उनका निर्माण जो है न्योलिथिक एज में हुआ। उसके बाद में ये सबसे इम्पोर्टेंट रहा काफ़ी समय तक, क्योंकि यहाँ से सिल्क रोड यहाँ से गुजरती थी। सिल्क का जो चाइना से व्यापार होता था तिब्बत के रास्ते होते हुए, वो मार्ग जो था वो यहीं पे था। और यहाँ से सेंट्रल एशिया और तिब्बत और जो कश्मीर कश्मीर होते हुए चीज़ें जो है भारत भी आ जाती थी, और ये सिल्क रूट था। तो ये यहाँ के लिए व्यापारिक व्यापार की दृष्टि से ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और आज भी ये यहाँ की कनेक्टिंग लिंक है। बहरहाल जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ में संबंध उतने अच्छे तो नहीं है, लेकिन जो व्यापार होते हैं वहाँ पे इन रास्तों का अभी भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का भी प्रभाव रहा है लद्दाख के इलाके में। उसका रीज़न क्या है कि जो सिंधु रिवर है वो यहीं से गुजरती है, यहीं से बहती है, और यहाँ पे लद्दाख के अंदर जो है सिंधु रिवर जो है यहाँ पे अवेलेबल है। अगली चीज़ क्या है कि यहाँ पे सेकेंड बीसी में, मतलब 2 ईसा पूर्व में यहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ साथ में यहाँ पे बहुत सारे मठ की स्थापना हुई, और यहाँ पे जो मठ अभी अवेलेबल हैं, हेमिस, टिकैस और लमायरू, ये सब सारे जो मठ हैं, ये मठों की स्थापना उसी टाइम से हुई और आज तक। और यहाँ जब ये बौद्ध धर्म आया तो ये क्या लाया, अहिंसा इन लोगों को सिखाया, अहिंसा सिखाया।
उसके बाद में शांति का मार्ग दिखाया और इनको जो है बहुत सारे मतलब ये शांति वाले ये लोग बदल गए। और जो हम लद्दाख बोलते हैं कि बहुत शांत शांत इलाका है, बहुत शांत लोग हैं वहाँ के, उसका एक रीज़न ये भी है बौद्ध धर्म का होना। बौद्ध धर्म जो है हमें शांत रहना सिखाता है और अहिंसा अहिंसा न करने की हमें प्रेरणा देता है, सीख देता है। तो ये बौद्ध धर्म यहाँ सेकंड सेकंड 2 ईसा पूर्व में, जब ये ईसा पूर्व की स्थापना हुई उससे 2 ईसा पूर्व के पहले यहाँ पे आया। 7th सेंचुरी में यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे तिब्बतन संस्कृत यानी जो तिब्बत की जो संस्कृति थी उसका भी प्रभाव हुआ। और उसके बाद में जो है यहाँ बुद्धिज़्म भी खूब ज़्यादा फैला, खूब ज़्यादा प्रसार हुआ, क्योंकि जो व्यापार थे, व्यापार जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत करके बढ़ने लगा और यहाँ पे तिब्बत से लोग जुड़े और उसके साथ साथ में यहाँ बुद्ध धर्म भी पहुँच गया, बौद्ध धर्म भी यहाँ पहुँच गया कश्मीर के रास्ते से। और यहाँ पर बुद्ध धर्म का भी खूब सारा प्रचार हुआ। 10th सेंचुरी में क्या हुआ कि अभी तक यहाँ पे कोई राज व्यवस्था नहीं थी। 10th सेंचुरी में ये एक स्वतंत्र राज्य बन गया, इंडिपेंडेंट किंगडम बन गया। और इस इंडिपेंडेंट किंगडम के साथ में यहाँ पे लेहान पैलग्योन ये क्या थे, यहाँ पे क्या हुआ, तिब्बत का हमला हुआ यहाँ पे। और हमले के बाद में इन्होंने जो सर यहाँ भारत के लोग जो थे, कश्मीर के लोग थे, जो मुगल साम्राज्य था, उनसे इन लोगों ने हेल्प मांगी और उन्होंने हेल्प की और यहाँ पे लड़ाई करने के बाद में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। और लद्दाख जो है एक अलग से स्वतंत्र राज्य के रूप में बन गया, वो कश्मीर से उस टाइम पे अलग था। और उसके बाद में यहाँ क्या हुआ, 1834 में 1834 में क्या हुआ कि यहाँ डोगरा डेंसिटी ऑफ जम्मू, और ये जो है जम्मू का पार्ट बन गया, जम्मू के लोगों ने इसको अपने कब्जे में ले लिया। और यहाँ भी ये रीजन था तिब्बत का, यहाँ पे आक्रमण हुआ, आक्रमण होने के बाद में इन्होंने जम्मू कश्मीर से हेल्प मांगी और वहाँ के राजा ने यहाँ की हेल्प की और उन्होंने इसको क्या किया, जो ये फ्रीडम जो स्वतंत्र राज्य था इसको जम्मू कश्मीर में मिला लिया गया। ये बात 1834 की थी। जब 1947 में अपना कंट्री आज़ाद हुआ, भारत देश जब आज़ाद हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये लद्दाख, जम्मू और कश्मीर बहुत सारे विवादों के बाद में जो राजा हरी सिंह थे वहाँ पे, उन्होंने बाद में जो है भारत से मदद मांगी और ये वाला इलाका जो है भारत में शामिल हो गया। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके तो काफ़ी टाइम तक ये तिब्बत जो रहा वो स्वतंत्र राज्य भी रहा और काफ़ी टाइम तक जो है भारत का एक हिस्सा भी रहा। और अब हम 1947 तक पहुँचे। 1947 के बाद में जब अपना देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद में बहुत सारे युद्ध हुए, तो युद्ध की वजह से भी ये इलाका जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। पहला जो युद्ध हुआ 1947 से 1948 का, इस युद्ध में क्या हुआ कि ये सबसे पहला वार था भारत और पाकिस्तान का, क्योंकि उससे पहले पाकिस्तान का अस्तित्व ही नहीं था, ये पहली लड़ाई थी। और इस समय भी यहाँ का खूब यूज किया गया, इस एरिया का इस्तेमाल किया गया। और अगला जो युद्ध था 1962 का युद्ध जो है चाइना के साथ में हुआ। उसमें क्या हुआ, लद्दाख का एक हिस्सा जिसे हम जो है चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं और चाइना उसको एक दूसरा नाम देता है जिसको अक्साई चीन बोलता है, वो हिस्सा इसी समय में कट के उसने कब्जा कर लिया चाइना ने और उसके हिस्से में चला गया। तो ये लद्दाख वाला हिस्सा है, लद्दाख का पार्ट है। और एक और युद्ध हुआ 1999 में जिसको कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे 2 ज़िले हैं, पहला ज़िला है कारगिल, माफ़ कीजिएगा कारगिल, और दूसरा है लेह। तो ये दोनों ज़िले में जो कारगिल ज़िला था वहाँ पे ये युद्ध हुआ इस स्थान पे। और ये लद्दाख जो एरिया था ये भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहा। और 3 युद्ध जो है समय समय पे लद्दाख में हुए। अब क्या हुआ कि ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा था, जारी था। और यहाँ पे सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया 5 अगस्त 2019 में। इसने क्या किया, ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा था। और सरकार ने यहाँ पे क्या किया, जो आर्टिकल 370 था यानी जो धारा 370 था कश्मीर से, उसको क्या किया, रिवॉक कर लिया, हटा लिया, मतलब पीछे खींच लिया, हटा लिया गया। और हटाने की वजह से ये क्या हुआ, इनमें नियम कानून जो है चेंज कर दिए गए। नियम कानून चेंज क्या हुए, वहाँ पे अलग कानून लागू होता था, भारत में अलग कानून लागू होता था। और यहाँ पे ये नियम बनाए गए कि अब दोनों जगह एक जैसे कानून लागू होंगे। उसके बाद में 31 अक्टूबर 2019 को इस राज्य को जो है दो भागों में बांट दिया गया, 2 यूटी में बांटा गया। और पहला जो यूटी था वो था जम्मू कश्मीर और दूसरा जो यूटी था वो था लद्दाख। दोनों में अंतर था। जो जम्मू कश्मीर वाला जो हिस्सा था उसको क्या किया गया कि वहाँ विधानसभा होगी, यानी वहाँ पे मुख्यमंत्री होंगे और वहाँ पे विधानसभा बनाई जाएगी। लेकिन जो लद्दाख वाला इलाका था वहाँ को ऐसा बनाया गया
कि वहाँ पे विधानसभा नहीं होगी, मतलब बिना विधानसभा वाला राज्य होगा। इसको सरल भाषा में आप ऐसे समझ सकते हो कि जो दिल्ली है वहाँ पे मुख्यमंत्री होता है, लेकिन वो एक केंद्र शासित राज्य है। दूसरी तरफ जो चंडीगढ़ है वो भी केंद्र शासित राज्य है, लेकिन वहाँ पे कोई मुख्यमंत्री नहीं है, वो डायरेक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, और वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रशासन, कामकाज, नियम सारा कुछ वहीं से चलता है। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है, ऐसे यहाँ भी विभाजन किया गया। जो जम्मू कश्मीर था उसको एक विधानसभा दी जाएगी, ऐसी बात कही गई, और जो ये लद्दाख था उसको विधानसभा नहीं दी जाएगी, यानी कि वो जो है चंडीगढ़ जैसा राज्य होगा। लेकिन इन लोगों के मन में, जो यहाँ के लोग थे, जो यहाँ के लोकल लोग थे और यहाँ के जो लीडर थे, उनके मन में ये बात तो आ गई, ये दिमाग में इनके खटक गया कि जब जब दो भागों में बांटा गया और जम्मू कश्मीर को ये वाली प्रोविज़न दिया गया कि मतलब उनको जो है एक अलग से विधानसभा दी जाएगी, तो हमारे यहाँ जो है विधानसभा क्यों नहीं दिया जाएगा हमारे राज्य में, ये वाला। और 2021 से ही इस बात को यहाँ पे उठाना चालू हो गया। 2019 में ऐसा हुआ, 2019 के लास्ट लास्ट तक समझ लीजिए, 20 के बाद में इन लोगों ने विचार विचार बनाया होगा, और 21 से ये आवाज़ जो है मार्केट में आ गई, लोगों ने बोलना चालू कर दिया कि हमारे पास में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, और उसके साथ साथ में और कई सारे मुद्दे उठाए गए। अब यहाँ की पब्लिक क्या कहती है, मतलब क्या चाह रही है उस समय से, और अभी की जो मांग चल रही थी, जो बहुत सारे धरने हो रहे थे, उनके मतलब क्या मांग थे कि डिमांड ऑफ दी स्टेटहुड, यानी ये जो है राज्य की मांग, जहाँ पे विधानसभा हो, मतलब एक स्वतंत्र राज्य हो, इसकी मांग की जा रही थी। और इसके लिए लोगों ने क्या रीजन दे रहे थे कि सेल्फ गवर्नेंस, यानी अपने लोगों को हम जितना अच्छा हम लोग गवर्न कर सकते हैं, जितना लोग हम लोग समझ सकते हैं, वो दिल्ली से आया हुआ राज्यपाल या वहाँ की सरकार यहाँ के लोगों को कैसे समझ पाएगी, उनका उत्थान कैसे कर पाएगी। ये लोग इस बात को रख रहे हैं और यही बात कह रहे हैं। तो यहाँ तक कि इनकी बात भी सही है कि एक दूर का आदमी जो अलग रीजन में रहता है, जो अलग जगह पे रहता है, वो हमारे लोगों को, जो हमारे लोकल लोग हैं, उनको कैसे समझ पाएगा। तो पहला इनका ये पॉइंट है कि ये जो है डिमांड ऑफ स्टेटहुड, एक स्वतंत्र राज्य की मांग कर रहे थे, जो इनको नहीं मिला कश्मीर का डिवाइड होने के बाद में। उसके बाद में इनका क्या है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है, यानी जो यहाँ की जनता का लोकतांत्रिक जो पार्टिसिपेशन है, वो अगर यहाँ पे हमें एक राज्य नहीं मिला, एक राज्य का दर्जा नहीं मिला, तो जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। इसलिए इसकी मांग कर रहे हैं। और दूसरी मांग ये कर रहे हैं कि हमें 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए, जो भारतीय संविधान की 6वीं सूची है, अनुसूची जो है, उनमें हमें शामिल किया जाए। अब उसका क्या प्रोविज़न है, उसका प्रोविज़न क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो बहुत सारी जनजातियाँ हैं, जो अपने नेचर के लिए जुड़ी हुई हैं, जो अपनी पहाड़ों की रक्षा के लिए, जो अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए जुड़ी हुई हैं, और इसलिए ये चाहते हैं कि यहाँ पे 6 सूची को लागू किया जाए। और 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ का जो निकाय का चुनाव हुआ लद्दाख में, वो जब चुनाव लड़ी, तो उसने क्या किया कि अपने जो मैनिफेस्टो था उसमें वो भारतीय जनता पार्टी ने लिख दिया कि हम आपको 6th सूची में शामिल करेंगे, लेकिन उसने ऐसा अभी तक नहीं किया। और ये जो 6वीं सूची होती है, ये अभी हमारे पास में कई राज्यों में अवेलेबल है, असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में और मिजोरम में, जो यहाँ के ट्राइब्स हैं, यानी जो जनजातियाँ हैं, उनके लिए लागू है। इसका काम क्या होता है कि ये जो स्वायत्ता जिला परिषद है, ये डीसीज जो इनको बोलते हैं, इनमें क्या है, इनके माध्यम से विधायी, कार्यकारी और न्यायिक अधिकार प्रदान करती है। मतलब बहुत सारी ये लोग अपना लोकल नियम कानून बना सकते हैं। नियम कानून के थ्रू ये लोग क्या कर सकते हैं कि अपना जो नेचर है, जिन वजह से जैसे शादी करते हैं, जैसे अलग इनका रहन सहन है, जो इनकी पूजा पद्धति है, जो इनके त्यौहार हैं, उनको ये लोग इसके माध्यम से जो लोग बचा पाएंगे और अपने नेचर को संरक्षित कर पाएंगे। अब मेरा सवाल यहाँ पे ये भी है कि जो नेचर है, क्या इन्हीं लोगों के लिए मायने रखता है? क्या जो मैदानी इलाके में जो लोग रहते हैं उनको अपना नेचर नहीं बचाना चाहिए? उनके लिए अलग से कानून नहीं होना चाहिए? उनको क्या है, इतना मॉडर्न हो जाना चाहिए कि वो साइंस की वजह से अपने इस अर्थ को, ये अपने मतलब लाइफ स्टाइल की वजह से, अपने दैनिक जीवन की वजह से वो लोग अपने अर्थ को ऐसे बर्बाद करें? तो ये तो सबके लिए लागू होना चाहिए, उन्हीं लोगों के लिए नहीं। लेकिन इनकी जो मांग थी वो 6 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उसमें ये अपना दर्जा चाहते हैं, 6वीं अनुसूची में अपने राज्य को जो है जोड़ना चाहते हैं, इनकी सेकंड मांग थी। अब ये क्या है, अब यहाँ पे क्या है कि ऐसा नहीं है कि कोई प्रोविज़न इनको नहीं दिया गया है। यहाँ पे क्या है कि हिल्स डेवलपमेंट काउंसिल यहाँ पे बनाई गई है, जिसका काम यही है कि वो अपने जो पहाड़ हैं, वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो वहाँ के जो ज़मीन में गड़े हुए धन संपदाएँ हैं, उनकी रक्षा करने के लिए इनके पास में हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो है आगे पहले से ही अवेलेबल है। दूसरा, ये लोग क्या रीज़न दे रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, और हम लोग जो है बेरोज़गार जो देना चाहते हैं, रोज़गार जो देना चाहते हैं, वो ऐसा नहीं चाहते हैं कि बाहर से लोग यहाँ आएँ और अपना मतलब यहाँ पे ज़मीनें खरीदें। जब से वो आर्टिकल 370 यहाँ पे हट गया,
तो बाहर के लोग जाके यहाँ पे ज़मीन खरीद सकते हैं, अपना काम काज कर सकते हैं, अपनी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। तो ये लोग नहीं चाहते कि बाहर से लोग आएँ और यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लगाएँ, यहाँ पे डेवलप करें, बल्कि ये लोग ये चाहते हैं कि हमारा अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन हो और हम लोग अपने लोगों को जॉब दें, और जो हम लोग जॉब दें वो इस नेचर के हिसाब से दें, जो यहाँ का नेचर है उसको नेचर को ना बर्बाद करते हुए उसको हिसाब से लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करवाया जाए। फिर इनका एक रीज़न है कि यहाँ पे क्या है कि 2 ज़िले हैं इसमें, जो लद्दाख है उसमें 2 ज़िले हैं, एक है कारगिल और एक है लेह। दोनों ज़िलों में क्या है कि जो विधान माफ़ कीजिएगा जो सांसद की सीटें हैं वो केवल एक ही हैं। ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पे सांसद की जो है 2 सीटें दी जाएँ। जब हम लोग क्या करें, जब संसद में जाके बैठें तो हम अपने कारगिल को अलग लोग रिप्रेजेंट करें और लेह को अलग रिप्रेजेंट करें। इससे क्या होगा कि इनका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम इसी बात को जनसंख्या के हिसाब से समझेंगे तो वहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, और अमूमन जो है 5 लाख से 10 लाख तक की जनसंख्या वाले क्षेत्र में जो है एक सांसद की सीट दी जाती है, और वहाँ की जनसंख्या जो है इसको फॉलो नहीं करती है। तो ये लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं। अब ये इन्वायरमेंटल एंड कल्चरल कंसर्न, जो जैसा मैंने अभी जिक्र किया, जो यहाँ का इन्वायरमेंट है, जो यहाँ का पर्यावरण है और यहाँ का जो कल्चरल है, जो यहाँ की संस्कृति है, जो यहाँ की सभ्यता है, उसको ये लोग बचाना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते हैं। तो ये इनकी डिमांड है। ये जो वहाँ के लोग हैं, जो लोग ये स्ट्राइक कर रहे हैं, जो लोग धरने कर रहे हैं, जो भूख हड़ताल कर रहे हैं, वो लोगों की ये डिमांड है कि हमें ये चीज़ें चाहिए। अब इसके लिए ये लोग काफ़ी लंबे समय तक सरकार से बातचीत करते रहे। बहरहाल सरकार ने क्या किया है, कुछ दिन पहले ही भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक समिति का निर्माण किया है, इस पे बात करने के लिए एक समिति का निर्माण किया है। लेकिन अभी वो किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंची है। जब ये लोगों ने देखा कि ये चीज़ नहीं हो रहा है तो ये लोग जो है हंगर स्ट्राइक पे आ गए, यानी भूख हड़ताल पे आ गए। और भूख हड़ताल के जो सबसे फेमस चेहरे थे वो थे ये सोनम वांगचुक बांगड़ू। इनको ज़्यादातर समझने के लिए आप 3 इडियट मूवी का जो कैरेक्टर है आमिर खान का, वो इन्हीं के ऊपर फिल्माया गया है। वो वैसा तो नहीं है जैसा मूवी में दिखाया गया है, वैसा तो नहीं है, लेकिन इनका जो काम है, ये इंजीनियर हैं और इनके आईक्यू लेवल के बारे में तो कह पाना, ये रिस्पेक्टेड हैं, सम्मानीय भी हैं, और सरकार ने भी इनको बहुत सारे सम्मान दिए हैं, और जो जनता है वो इनको बहुत पसंद करती है, पसंदीदा चेहरा है। और ये अपने नॉलेज की वजह से, इंजीनियरिंग जो इनकी है, इन्होंने बहुत सारे अप्लाइसेंस यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर बहुत सारे इन्होंने बनाए हैं। इन्होंने, जैसा इनका एक है मिलिट्री के लिए, इन्होंने एक तंबू टेंट बनाया है जो सोलर सिस्टम से चलेगा, और जब बहुत ज़्यादा सर्दी, वहाँ सियाचिन जैसे जगहों पे जो सेना रहती है वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ेगी तो उनसे उनको बचाने का काम करेगी। बाहर से कोई ऊर्जा देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सोलर से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ के एनवायरनमेंट को नुकसान भी नहीं पहुँचेगा और सेना जो सुरक्षित रहेगी। ऐसे ही वाटर को यूज करने के लिए इन्होंने आर्टिफिशियल ग्लेशियर का निर्माण किया है, क्योंकि जब बर्फ़ जो होती है नीचे जो दब जाती है, जब उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जल्दी मेल्ट करती है, लेकिन अगर उसको ऐसे फॉर्म में बना दिया जाए, पहाड़ के फॉर्म में बना दिया जाए, तो धीरे धीरे करके पिघलती है। तो इन्होंने क्या किया है कि उसके ग्लेशियर का भी निर्माण किया है, जो कि आर्टिफिशियल ग्लेशियर है। और इनके ऐसे बहुत सारे, इनके नाम पे जो वांगचुक बांगड़ू हैं, इनके नाम पे क्या है 420 पेटेंट हैं। और पेटेंट का मतलब होता है जो इन्होंने इनोवेशन किया है, जो नई चीज़ें लेके आए हैं, वो इनके अंडर में ही, गाइडेंस में ही मैन्युफैक्चर्ड हो पाएंगी, उसके बिना नहीं हो पाएंगी। और ये पेटेंट इनके पास में 20 सालों तक रहेगा। कभी कभी क्या होता है, जो पेटेंट होते हैं उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होता है। तो ये चेहरा भी सामने आया और ये लोग भूख हड़ताल पे बैठने के बाद में सरकार ने इनकी बात नहीं सुनी और ये लोग बीमार पड़ गए, बीमार पड़ने लगे, इनको हॉस्पिटल जाना पड़ा। उसके बाद में यहाँ की जो जनता थी वो आक्रोश में आ गई और उन्होंने धरने प्रदर्शन चालू कर दिए। जब उनको पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो वहाँ पे झड़प हुई, पत्थरबाजी भी हुई पब्लिक की तरफ से भी, और पुलिस ने गोलियां चलाई। उसमें जो है 4 लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही है, 4 लोग मारे गए और 70 से ज़्यादा लोग, उसमें पुलिस के लोग भी हैं और आम पब्लिक भी लोग हैं, और 4 लोग किल्ड कर दिए गए, ये लोग हैं, और 70 से ज़्यादा लोग जो है घायल हो गए। इसके बाद में क्या किया गया, अब देखो कोई धरना प्रदर्शन अगर होता है तो उसका कोई ना कोई लीडर ज़रूर होता है। बहुत सारे लोग ये बात बोल रहे हैं, जो आम पब्लिक है वो बोल रही है कि इनको जेल में क्यों डाल दिया गया, इनको नहीं डालना चाहिए था, ये बहुत अच्छे आदमी है। लेकिन ये इसके लीडर थे। अब लीडर क्या करती है, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे ये गवर्नमेंट हो, चाहे बी गवर्नमेंट हो, चाहे सी गवर्नमेंट हो, डी गवर्नमेंट हो, किसी की भी हो, XYZ किसी को भी हो, अगर कोई भी धरना होगा, धरना अगर अहिंसक होगा, तो अहिंसा में क्या किया जाता है, जब भी धरने होते हैं अगर वो अहिंसक हो गए तो सबसे पहले लीडर की तलाश की जाती है कि इसका लीडर कौन है, उस लीडर को वहाँ से हटा लिया जाता है। और हटाने के रीज़न क्या होता है, जब लीडर ही नहीं रहेगा तो किस बात का धरना रहेगा, लोग अपने अपने घरों में लौट जाएंगे और धरने समाप्त हो जाएंगे। आपको अगर किसी ऐसे धरने के बारे में पढ़ना है
जानना है, दुनिया के किसी भी स्ट्राइक को समझना है तो ये वाला फंडा लागू होता है। और सरकार ने यही किया, ये जो बेंगलुरु है, सोनम जो है, इनको क्या किया, जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया गया इनको, मतलब बंद कर दिया गया, हटा दिया गया। और ये अभी फ़िलहाल जो है जेल में बंद हो गए, और ये अपनी मांगों के लिए मतलब मांग रहे थे। अब हम समझते हैं कि इसमें जो है सरकार की क्या राय है, सरकार क्यों नहीं दे रही है, उसको एक राज्य बना देना चाहिए, क्यों नहीं बना रही है। लोग ये सोच रहे हैं कि उसको दे देना चाहिए, लेकिन सरकार के पास में बहुत सारी मजबूरियां हैं। जब धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया, अगर ऐसा करना रहता है, वो एक बड़े विचार विमर्श के बाद में, बहुत सारे लोगों की राय लेने के बाद में ये किया गया होगा। जब हटाया गया तो वहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने लद्दाख को एक मतलब विधानसभा वाला, मतलब ये जो सीएम वाला विधानसभा वाला राज्य नहीं दिया, तो उसके बहुत सारे कारण रहे होंगे। और इसके लिए सरकार अपना तर्क पेश करती है, तो हमें उन तर्कों को भी जानना चाहिए जो सरकार बोलती है, क्योंकि एक पक्ष को हम सुन लेने के बाद में अगर हम डिसीजन लेते हैं तो हमारा डिसीजन गलत हो जाएगा, इसको भी सुनना चाहिए। अब इसका क्या क्या रीज़न है, सरकार क्या बोलती है। जो सिक्योरिटी कंसर्न है, यानी सुरक्षा का जो कंसर्न है, ये यहाँ के लिए बहुत मायने रखता है, लद्दाख के लिए बहुत मायने रखता है। उसका रीज़न क्या है, एक तरफ हमारे पास यहाँ पे चीन है, जो कि हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, उसका कोई भरोसा नहीं, पहले से लद्दाख का एक हिस्सा लेके वो बैठा है और वो घात लगा रहा है, कभी भी उसको अगर मौका मिलेगा तो अटैक कर देगा और पूरे लद्दाख पे कब्जा कर सकता है। वो कहता भी है कि बुद्धिज़्म जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और बुद्धिज़्म होने की वजह से जो लद्दाख है वो मेरा एरिया है, मेरा इलाका है, और पूरा लद्दाख मेरा है, और बार बार दावे पेश करता है। दूसरा करता है जो चाइना, मतलब तिब्बत का जो इलाका है, तिब्बत को ऑलरेडी वो चाइना जो है ले चुका है, तिब्बत भी इससे सटा हुआ है, तिब्बत की वजह से ही चाइना सटा हुआ है। तिब्बत को कब्जा करने के बाद में ही उस एरिया में चाइना जो है हमारे तक पहुंच पाया है। तो इसका रीज़न यही है कि जो तिब्बत है ये इससे सटा हुआ है। दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान है, और पाकिस्तान का वो इलाका है जो कि विवादों में हमेशा से रहता है, वहाँ के लोग हमेशा से लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, और वो है गिलगिट और बलूचिस्तान, ये वाली जगह है जो इससे सटी हुई है, और यहाँ पे हमेशा विवाद चलता रहता है। तो सिक्योरिटी कंसर्न से ये इलाका बहुत अहम मायने रखता है। और उसके बगल में जो ऊपर की जो चोटी है, ऊपर साइड में थोड़ा सा एरिया अफगानिस्तान से भी इसकी सीमा लगती है लद्दाख की, यानी कि अफगानिस्तान से भी इसमें लोग इंटर करते हैं। तो चारों तरफ से यहाँ पे हम विदेशी ऐसी ताकतों से घिरे हैं। अफगानिस्तान से तो हमारे संबंध उतने ख़राब नहीं हैं, बहुत अच्छे भी नहीं हैं, बहुत ख़राब भी नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान है, जो चाइना है, उससे संबंध हमारे बहुत ख़राब हैं। और सरकार यही बोल रही कि सिक्योरिटी रीजन, अगर इसको स्टेट का दर्जा दे दिया गया तो क्या होगा, सरकार को क्या करना पड़ेगा कि कभी भी इस पे जो कोई चीज़ करने के लिए हमेशा स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर ये जो केंद्र सरकार है, अगर वहाँ पे डायरेक्ट अपने शासन में रहेगी तो इसे किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एक्शन लेने से पहले उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप को वो मैनेज कर पाएगी। अब ये दूसरा चीज़ क्या है कि यहाँ पे ये 2 बार इससे पहले ही हो चुके हैं। जो चाइना चाइना हमारा ये जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसको चाइना जो अक्साई चीन बोलता है, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं बोलता है, ये पहले से चाइना ले चुका है। और कारगिल वार इससे पहले इसी जगह पे हो चुके हैं, तो वो दोबारा रिपीट ना हो, ये सरकार ये बोलती है कि अगर ऐसा यहाँ पे थोड़ी सी भी ढिलाई दी गई तो यहाँ दोबारा से क्या होगा, ये कारगिल वार जैसी स्थिति बन सकती है, इसीलिए मायने रखता है। अब ये क्या होगा कि डायरेक्ट कंट्रोल, मतलब जो सीधा नियंत्रण होगा केंद्र सरकार का, वो कम हो जाएगा, जैसा अभी हमने जिक्र किया। तो ये क्या होगा, जो डिसीजन मेकिंग पावर होगी ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर डायरेक्ट कंट्रोल रहेगा, डायरेक्ट नियंत्रण में रहेगा, तो डिसीजन मेकिंग पावर जो अच्छी रहेगी। अगर डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं रहेगा तो डिसीजन मेकिंग पावर जो रहेगी वो कम हो जाएगी। दूसरा चीज़ क्या है कि इसकी जनसंख्या बहुत कम है। अब मैं एक्चुअल जनसंख्या का जिक्र करता हूँ। 2011 के सेंसस के हिसाब से जो इसकी जनसंख्या थी वो लगभग 2,74,000 के आसपास में थी, जो बहुत कम है। और अभी लोग अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ की जो जनसंख्या है ये जो है 3,02,000 के आसपास में है। यहाँ की जनसंख्या 3,02,000 के आसपास में है, और ये जनसंख्या बहुत कम है। और इसके जनसंख्या के हिसाब से, और दूसरी तरफ इसका जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, ये 59,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। जम्मू कश्मीर से ज़्यादा इलाका है लद्दाख के पास में, लेकिन यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है। और यहाँ की जो प्राकृतिक परिस्थिति है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो यहाँ सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल है। इसका जो मेन सोर्स है, इनकम का जो सोर्स है, वो पशुपालन है। और जो यहाँ के जो लोग घूमने वाले लोग जाते हैं, पर्यटन, यानी कि जो पर्यटन है वो दूसरा मेन सोर्स है। तो ये है। दूसरी चीज़ क्या है, इसमें क्या है, इंटरनल डिवीजन है। सरकार बोलती है, केंद्र सरकार का कहना है कि ये 2 भागों में विभाजित है। विभाजन का रीजन का है, जो लेह है उसमें बुद्धिज्म लोग ज़्यादा रहते हैं, जो बौद्धिस्ट हैं वो ज़्यादा लोग रहते हैं। और जो कारगिल है वहाँ पे मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं। जैसे यहाँ पे विधानसभा बनाई जाएगी, ये लोग आपस में लड़ेंगे और दोबारा से बढ़ जाएंगे। और बंटने का रीज़न क्या होगा, जो कारगिल वाला इलाका है वो ज़्यादा चांसेस है
कि वो लोग डिमांड करें कि हम लोग पाकिस्तान में चले जाएंगे, क्योंकि माहौल मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और ऐसा हो सकता है। तो ये केंद्र सरकार जो है यही बोलती है फिलहाल अभी। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे पॉलिटिकल कंट्रोल जो है, इस पे जो है नियंत्रण बनाना, जो राजनीतिक नियंत्रण है ये कम हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है, जब ये लोग डिमांड कर रहे हैं, एक छोटा राज्य है, यूटी बनाया है सरकार ने, और ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमको क्या चाहिए, एक स्वतंत्र राज्य चाहिए, एक स्टेटहुड चाहिए। ऐसे ही हमारे पास कई सारे ऐसे राज्य हैं, जैसे कि चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहाँ क्या है कि केंद्र सरकार का ऐसे डायरेक्ट हस्तक्षेप है, जो स्वतंत्र राज्य नहीं है, और वो लोग भी इसी की मांग करने लगेंगे। वहाँ की भी जो कम्युनिटी है, दूसरे जो यूटीज़ हैं वो अलग अलग हैं, वो दूसरे देशों के ज़्यादा लोग हैं, और वहाँ का माहौल बिगड़ जाएगा और राजनीतिक जो कंट्रोल है वो करना मुश्किल हो जाएगा, ये सरकार कहती है। अब अभी क्या हो रहा है, ऑन गोइंग नेगोशिएशन में क्या हो रहा है, जो बातचीत चल रही है, ये बातचीत जारी है, और इस पे सरकार, अभी ये सरकार तो इनको जो स्टेट का दर्जा है, स्टेटहुड वाला दर्जा जो है, उस पर तो विचार नहीं कर रही है। वो नहीं बोल रही है कि मतलब इस पे तो हम नहीं कर पाएंगे, और उसके बहुत सारे रीज़न हैं, और इसको आम पब्लिक को भी समझना चाहिए। दूसरी चीज़ जो इन्होंने ये जो सिक्स्थ 6वीं अनुसूची में संविधान में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, इसको सरकार देने के लिए तैयार है, इस पर बात चल रही है। अगर ये लोग मान जाते हैं कि हमको ये वाला दे दीजिए, हमें फ़ायदा मिलेगा, और वाकई में इन लोगों का जो नेचुरल रिसोर्सेज वाला मामला है, जो यहाँ के आदिवासी लोग हैं, उनके जो जीवन जीने की पद्धति है, उनमें जो है काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो ये सब सारी चीज़ें रहीं, और आई होप सो। अब जो पब्लिक है वो बोल रही नहीं सरकार गलत कर रही है, और जो वहाँ के लोग हैं, और एक पक्ष बोलता है कि नहीं वहाँ के लोग गलत कर रहे हैं। ये दोनों बातें सुनने के बाद में अब आपको क्या लगता है कि जो है केंद्र सरकार गलत कर रही है, या फिर जो है वहाँ के लोग गलत कर रहे हैं? अब ये आपकी राय है, आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं, या आपकी मानसिकता है, आप किस मानसिकता की वजह से किसका पक्ष ले रहे हैं, ये मुझे मेरी मेरी तरफ से कह पाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ की सच्चाई है, सरकार क्या कहती है, और सरकार के भी पक्ष सही हैं, और जो यहाँ के लोग हैं उनके भी पक्ष काफ़ी हद तक सही हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।